देखना, आज जो मैं कहूँगा वही पापा ऑर्डर करेंगे। सोच एनीस तुम्हारी, मैं पापा की फेवरेट हूँ और पापा सिर्फ मेरी बात सुनते हैं। जो मैं बोलूँगी पापा वो करेंगे। लेकिन आज सिर्फ पिज़्ज़ा ऑर्डर होगा। जी नहीं, बर्गर। मैंने बोल दिया ना पिज़्ज़ा। लो पापा आ गए, अभी पता चल जाएगा। पापा आज हम जो है बर्गर ऑर्डर करेंगे, ठीक है ना? बोल दिया ना पिज़्ज़ा ऑर्डर होगा। नहीं पापा, पिछली बार भी हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, लेकिन इस बार हम बर्गर ऑर्डर। पापा बर्थडे मेरी है ना, मैंने कह दिया बस। नहीं, मैंने बोल दिया पिज़्ज़ा ऑर्डर होगा। पिज़्ज़ा नहीं, आज बर्गर ऑर्डर होंगे। पिछली बार भी पिज़्ज़ा ऑर्डर हुआ था, है ना पापा? मेरी बर्थडे है ना, तो ऑर्डर मेरी मर्जी का होगा। पापा आज हम पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करेंगे। लेकिन पापा मेरी बात सुनते, पापा आज हम बर्गर ऑर्डर करेंगे ना। आज हम पिज़्ज़ा ऑर्डर होगा। चिल्लाना, मेरे दिमाग की रगें फट रही हैं। ऐसे पैरों पर नहीं उठते। कम ऑन पापा, क्या हो गया? मैं खामोश। अब अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मेरा हाथ उठ जाएगा। अंबर और अनीस, बेटे आप दोनों अंदर जाओ। क्या हो गया आपको महबूब? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? आज अनीस की बर्थडे है, भूल गए आप? कुछ समझ नहीं आ। लेकिन हुआ क्या है? सब खैरियत है ना? रुपैदा खैरियत नहीं है खैरियत। मुझे जॉब से निकाल, फायर कर दिया है मुझे। या अल्लाह, लेकिन क्यों? आप इतने पुराने एम्प्लॉय हैं इनके, और मेरे ख्याल में तो सबसे ज्यादा तजर्बेकार भी आप ही हैं। फिर ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? क्योंकि ये कारपोरेट कल्चर है। यहाँ पुराने लोगों को ओल्ड फैशन तस्वुर किया जाता है और हमारे तजुर्बे पर अमेरिका और यूरोप से डिग्रियां लेकर आने वाले मॉडर्न नौजवानों को फौकियत दी जाती। वाह, ये अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है। जब यंग लड़कों को रखते हैं तो एक्सपीरियंस मांगते हैं, और जो एक्सपीरियंस है उन्हें ये कह के निकाल दिया जाता है कि इनकी एज ज़्यादा है और सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं। समझ नहीं आता ये कैसे लोग हैं। और फिर आपने तो अपनी ज़िंदगी के 20 साल दिए इस कंपनी को, इतनी खिदमत का ये सिला दिया उन लोगों ने आपको। खिदमत हमारी हैसियत रेस के उस घोड़े जैसी है जिस पर उस वक्त तक पैसा लगाया जाता है जब तक वो रेस में दौड़ता है। जो ही वो एक भी रेस हार जाए उसे गोली मार दी जाती। मेरे साथ भी यही हुआ है मेरे साथ। ना ग्रेजुएटी, ना प्रोविडेंट फंड, ना पेंशन, कुछ भी नहीं। अच्छा, आप हिम्मत नहीं मारे। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, कोई ना कोई रास्ता तो वो निकाल ही देगा ना। ऐसा करते हैं, मेरे पास जो जेवर हैं आप उनको सेल कर दें, और मैं भाई से बात करती हूँ, हम उनसे कुछ कर्जा ले लेते हैं। और वो जो आपके दोस्त हैं ना कयूम भाई, आप उनके साथ स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाइए। इंशाल्लाह ताला जैसे ही प्रॉफिट आएगा हम अपना खुद का कारोबार शुरू कर देंगे। अरे ज़रूरत ही नहीं है इन 2 टके की नौकरियों की। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। बैंक में भी बस इतने पैसे बचे हैं कि इस मकान का हम 2 महीने का किराया दे सकते हैं। आप घर के खर्चे की बिल्कुल फिक्र ना करें। इतने पैसे हैं मेरे पास कि मैं राशन वगैरह डलवा लूँगी। और 2 महीने के किराए का तो आप कह रहे हैं कि आपके पास है, और 2 महीने मतलब 60 दिन बहुत होते हैं महबूब। अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारें आप। अरे आप हिम्मत हार के तो हमारा क्या होगा? हम बच्चों को कैसे समझाएंगे? और अब तो वैसे भी आप अपना कारोबार करने वाले, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? अब अपना मूड ठीक करें, मैं आपके लिए मज़ेदार सी चाय बना कर लाती हूँ। क्या हो अंबर, इतनी उदास क्यों हो? कोई परेशानी? नहीं, कुछ नहीं। अब मुझसे भी छुपाओगी? क्या बताऊं, पापा की जॉब चली गई है, बहुत परेशान है। पहले ही ब्लड प्रेशर के मरीज थे, अब और ज़्यादा वीक हो गए। तुम फिक्र मत करो, अब उनका इतना तजर्बा तो है कि उन्हें कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। बाबर, अब ज़माना चला गया,
पहले तजर्बा और खुलूस की वैल्यू हुआ करती थी, अब तो सिर्फ एक महंगी डिग्रियों की वैल्यू होती है। बिजनेस बना लिया है लोगों ने। अच्छा अब इतना भी उदास मत हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली बीवी इतनी दुख भरी बातें कहे। अच्छा चलो, नहीं होती। ये बताओ, तुम अपने घर वालों को कब भेज रहे हो मेरे घर रिश्ता लेकर? अब तो मेरा फाइनल सेमेस्टर भी खत्म होने वाला है। बस कुछ दिन। अम्मी भाई के पास सर्जरी के सिलसिले में इस्लामाबाद गई हुई है। चंद माह में वापस लौटेंगी। इनफैक्ट मैं खुद उन्हें रिसीव करने जाऊंगा और हम जैसे ही लौटेंगे सबसे पहले तुम्हारे घर लेकर आऊंगा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। अच्छा अब आइसक्रीम खाने चले? हाँ। ऐसा ना हो कि आइसक्रीम पार्लर बंद हो जाए। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ आप आ गए। घर में राशन ख़त्म है, सवाए एक दाल माश के कुछ भी नहीं। घर में शाम के पकाने का भी कुछ नहीं है। आप मुझे पैसे दे दे, मैं राशन ले आऊँ। चलो बिल्कुल। सिर्फ 1000 रुपया? इसमें क्या आएगा? 750 रुपये का तो 10 किलो आटे का थैला है और बाकी का राशन। आप तो निकाह पढ़ाने गए थे ना, तो वहाँ से जो पैसे मिले वो इतने ही दिए थे बिल्कुल। सिर्फ 1000 रुपया? और आप भी 1000 रुपये चुपचाप लेकर आ गए। इस 1000 रुपये में बनेगा क्या? घर का खर्चा कैसे पूरा होगा? मैं क्या करूँ, हमारे बुजुर्गों की यही रिवायत है। तौबा अल्लाह मेरे, रिवायत रिवायत बदल गया ज़माना। दम तोड़ चुकी हैं सारी रिवायतें। और हम कौन सा उनसे चंदा मांग रहे? अपने हक के तो पैसे मांग रहे। अल्लाह, दुनिया तो इतनी जालिम होगी, उनका तो बस नहीं चलता। निकाह पढ़ाने वाले को अपने एक शादी का खाना और 200-400 रुपया रख के अलविदा कर दे। इतना गुस्सा ना करो बिल्किस। अंसार भाई से कहना इस दफ़ा राशन दे दे। मैं अगली बार इंशाल्लाह। अगली बार जब से शादी हुई है मैं उधार पे ही जिंदगी गुजार रही हूँ। और मैंने तो आधी जिंदगी उधार पे गुजार दी है, आधी मैं और भी गुजार दूंगी। अल्लाह का वास्ते अपने बच्चों के लिए तो कुछ सोचो। 2 साल हो गए मैंने बच्चों के लिए कपड़े नहीं बनाए। और जूतियां, वो तो मोची सी के वो घिस चुकी हैं। पता नहीं मेरे नसीब खराब थे जो यहाँ शादी हुई मेरी। महबूब, किसका फोन था? कयूम का। हेलो हेलो, क्या कह रहे कयूम भाई? अरे कुछ तो बोले। सब बर्बाद हो गया। हमने जो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया था सब डूब गया। नहीं, हम कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो गए। ये क्या हो गया? अब क्या होगा? भाई ने तो कहा था कि उन्हें वो खुद सड़क पर आ गया है। इस सरमायादाराना निजाम ने हमारे ख्वाब, हमारी उम्मीदें सब छीन ली। बड़ी मछलियां तो बच गई, हम जैसी छोटी मछलियों को साहिल पर लापट खाए। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? मैं बच्चों को क्या बोलूंगी? बर्बाद हो गए हम लोग तो। अब सिर्फ अंधेरा है। मैं एक नाकारा पुर्जा बन चुका हूँ, एक जिंदा लाश। अब मैं इस घर का किराया कैसे अदा करूँगा? कहाँ लेकर जाऊँगा अपने बच्चों को? कैसे उनका पेट पालूंगा? मैं तो बर्बाद हो गया। आप परेशान मत हो, हिम्मत नहीं हारे महबूब, सब ठीक हो जाएगा। आप कोई जॉब क्यों नहीं देखते? मिल जाएगी आपको जॉब, आप बहुत काबिल हैं। कौन देगा मुझे नौकरी? जो काम मुझे आता था उसके अलावा कोई काम नहीं आता मुझे। कोई नौकरी नहीं देगा मुझे। मैं बर्बाद हो गया। महमूद, महमूद, अनीस, अम्मन जल्दी आओ, देखो बाबा को क्या हो रहा है। उठे, हिम्मत नहीं आ रही, उठे ना। कैसे संभालूं? तुम सोच भी नहीं सकते बाबर, हम किस सदमे से गुजर रहे हैं। पापा ने अपनी सारी जमा पूंजी लुटा दी और अब तो अम्मी का जेवर भी बिक गया है। कुछ भी नहीं रहा हमारे पास और चंद दिनों में हम ये घर भी खाली कर देंगे। क्या? तो फिर कहाँ जाओगे तुम लोग?
सरजानी में पापा के दोस्त का एक 80 गज का घर है, सब वहीं रहेंगे, वही हमारा आसरा है। मगर तुम वहाँ उस इलाके में, अंबर, तुम और तुम्हारी फैमिली के लिए उस इलाके में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। अब मुश्किलों की आदत डालनी पड़ेगी बाबर। पापा भी डिप्रेशन में चले गए और अनीस भी कोई काम नहीं करता। अब मुझे कुछ करना होगा घर के लिए। सुनो, तुम एक काम करो, तुम मेरी कोई जॉब लगवा दो, बस इतनी सैलरी हो कि अच्छे से घर चल सके। अंबर, पागलों जैसी बातें मत करो। मैं हूं ना। अम्मी के ऑपरेशन की वजह से मुझे बस 2 माह यहाँ इस्लामाबाद में रुकना पड़ेगा, मगर मेरे लौटते ही सब ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो हेलो हेलो हेलो, एक तो यहाँ नेटवर्क भी नहीं आते हैं। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 337A के तहत अगर कोई शख्स किसी को दानिस्ता जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाता है तो इस पर जुर्म की नौयत के एतबार से 2 से 14 साल तक की कैद बामुशक्कत की ताज़ीर लगेगी, या फिर इस्लामी अहकामात की रोशनी में उस पर ज़िमन, क़सास या अर्श का इतलाक भी हो सकता है। दोनों रुको, भाभी है तुम्हारी। मगर हमारे मोहल्ले के तालाब में ये गुलाब कैसे खिल गया? पापा, ये हमें किस मोहल्ले में ले आए? अब हम यहाँ रहेंगे? पापा, आपके दोस्त ने तो कहा था कि मकान बहुत अच्छा है, ये तो बिल्कुल टूटा फूटा है। झूठ बोला था उसने मुझसे, ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी भर मुझसे झूठ बोला गया। मगर अब मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा। टूट चुका हूं मैं, और अब मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। बेवकूफ हो गया हूं। कैसी बातें करने लगे, ये कोई वक्त है इन बातों का? अल्लाह पाक सब बेहतर कर देगा। और तुम्हें मैंने कहा था ना कि दुपट्टा सर से ओढ़ना। ये हम किसी एडवांस इलाके में रहने नहीं आए, समझी तुम? और तुम बजाय अपने बाप की हिम्मत बढ़ाने के उन्हें ताने दे रहे हो। उनको संभालो, सामान लेकर ऊपर चलो। चलो तुम। ये तो रिजवान चाचा का घर था ना यहाँ पे। हाँ, ये वही वाला घर है। पड़ा होगा, रहने के लिए आया हूँ। चल पता करते हैं, चला जा। मामा, मामा, मामा। हाँ बेटा, बहुत भूख लग रही है, खाना बना दे। ये तुमने क्या कपड़े पहने हुए? मैंने कितनी बार कहा है तुमसे अंबर कि ये मोहल्ला ऐसा नहीं है कि आप इस तरह के कपड़े पहनो। यहाँ जाओ, जाके कोई नॉर्मल कपड़े पहन के आओ। अब जो कपड़े मेरे पास होंगे वही पहनूंगी ना। अच्छा छोड़े ये सब बातें, ये बताएं खाने में क्या है? बहुत भूख लग रही है, जल्दी से देते हैं। देख तो रही हूँ, मैं कब से लगी हुई हूँ, गैस ही नहीं आ रही है। हाँ, खाना बनाओ। क्या मुसीबत है भाई? मामा, अब क्या हुआ? कैसा अजीब घर है ये, पानी भी नहीं आ रहा है यहाँ तो। गैस भी नहीं आ रही है यहाँ पर। वैसे पापा की दवाई का टाइम हो गया है, कहाँ है पापा? वो बाहर सहन में धूप में बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं आती हूँ पापा को दवाई देकर। देखो कौन आया दरवाजे पे। अब कौन आ गया? देखो दरवाजे पे भी। चले मैं देखती हूँ। बोल रहे हैं। जी कहिए। घर में अम्मी अबू में से कोई मौजूद है? अंबर बेटा कौन है? जी आइए अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकिल है, पड़ोस में रहता हूँ। वो आप लोग मोहल्ले में नए आए हो ना, तो अम्मी ने आप लोगों के लिए खाना भिजवाया था। अरे मगर बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी?
आप लोगों ने खामखा जहमत की। अरे बिल्कुल ज़रूरत थी। एक तो हम पड़ोसी हैं और दूसरा आजकल यहाँ पर गैस की लोड शेडिंग चलती रहती है, तो आप लोगों के लिए कुछ भी पकाना मुमकिन नहीं, इसलिए भिजवाया था। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। लाए मुझे दे दें। थैंक यू। शुक्रिया की क्या ज़रूरत, आप लोग मोहल्ले में नए आए ना, तो अम्मी ने बोला खैरियत पूछ लो। अच्छा अंकल, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, सामने ही मेरा घर है, बेधड़क कह दीजिएगा आप। हाँ, वो पानी भी नहीं आ रहा, अगर आप उसको क्यों जहमत दे रही है, किसी प्लम्बर को बुलवा लो। पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है, ये छोटे मोटे इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के काम तो मैं खुद ही कर लेता हूँ, बस ज़रा औजार लेकर आऊँ। अच्छा अंकल, वो अगर आपको राशन वगैरह चाहिए हो ना, सामने ही अंसार भाई की दुकान है, अच्छे और भले आदमी है, और मैं दूध वाले को भी कह देता हूँ। मैं ये बर्तन खाली करके लाती हूँ। अरे नहीं रखिए, मैं ज़रा औजार लेकर आता हूँ। आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, हैरत है। बेटा क्या नाम बताया इसे? आकिल। चले मैं ये खाली करके आती हूँ। हाँ, तो आप आ ही गए कराची? मुझे तो लग रहा था आप कभी लौट कर ही नहीं आएंगे। वैसे काफ़ी लंबा स्टे नहीं हो गया था? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अम्मी के ऑपरेशन की वजह से मुझे वहाँ रुकना पड़ा। हाँ, आखिर आपकी अम्मी जो हैं। खैर, कैसी है उनकी तबीयत अब? फ़िलहाल तो बेड रेस्ट पर है, जैसे ही रिकवर करती है मैं उन्हें लेकर। अमर, ये रही सब्जी, किचन में रख दो। थैंक यू आकिल। आप ऐसा करें, किचन में दे दें ये सब्ज़ी, अम्मी किचन में ही है। ओके। आकिल? ये आकिल कौन है? पड़ोसी है। क्यों, क्या हुआ? अब नहीं, कुछ नहीं। अंबर, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ आज शाम। आज शाम तो मुझे पापा को हॉस्पिटल लेकर जाना है, उनका चेकअप है। अब ठीक है, मैं कल मिल लूँगा तुमसे, कल दोपहर में। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कल दोपहर का कॉल करके। ओके। अम्मी, मैंने आपकी सर्जरी से पहले आपको बताया था ना अंबर के बारे में? हाँ, अंबर वही लड़की ना जिसके वालिद की मुलाजमत चली गई थी, वो यहीं कहीं तारिक रोड पे रहती है ना? रहती थी, माली मसाइल की वजह से उसके अहले खाना ने ये इलाका छोड़ दिया और अब सुरजानी टाउन में किसी छोटे से मकान में रहती है। अंबर तो काफ़ी डर रही थी कि उस इलाके में आप रिश्ता ले जाने से इनकार कर देगी। बेटा, घर छोटा बड़ा होने से या माली हैसियत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती। असल चीज़ इंसान का किरदार है, और मैं इसी वजह से थोड़ी परेशान हो रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं अम्मी। बेटा, तुम्हारा दिल साफ है, ज़माने में हर किस्म के लोग होते हैं। क्या पता उस लड़की ने तुम्हें जो कुछ बताया वो फ़कत अधूरा सच हो। उसके ख़ानदान का इस तरीके से आसमान पर से ज़मीन पर आ जाना मुझे कुछ खटक सा रहा है। अम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि उसके वालिद को। हाँ, मैं जानती हूँ कि उसके वालिद की मुलाजमत चली गई, मगर क्या तुम्हें पता है या तुमने सोचा कि आखिर उसके वालिद ने ऐसा क्या किया? कोई गबन, कोई इल्ज़ाम? देखो, मुगलिया ख़ानदान को भी कंगाल होने में 200 बरस का अरसा लगा। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 2 माह के अरसे में ही ये लोग कंगाल हो गए? अम्मी, मैं अंबर पर पूरा एतबार करता हूँ। बेटा, खुदा तुम्हारा एतबार सलामत रखे। अगर तुम उसी लड़की से शादी करना चाहते हो तो ठीक है, मैं रिश्ता लेकर जाने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया अम्मी। आप आराम करें, मैं पानी ला रहा हूँ आपके लिए। हाँ भाई। अबे क्या हर वक्त तू पबजी खेलता रहता है यार? कुछ पता चला? क्या? अबे वो बर्गर पीस है ना, वही अंबर, उसका रिश्ता होने वाला है।
रिश्ता? हाँ। ये कब हुआ? और कौन है जिसने तेरे भाई के हक पे डाका डाला है? अरे कल वो जो चमकती दमकती सफ़ेद गाड़ी आई थी ना मोहल्ले में, उसी लड़के की है। बस चंद रोज की बात है, उसके बाद तो वो बुलबुल फुर्र करके उड़ जाएगी। तो फिर क्यों ना उसके पर कतर दें, क्यों ना उसको जंजीरों में कैद कर लें। बोल। अच्छा आइडिया है, बॉस से बात करते हैं। अरे सामने देख, ये तो वही है ना हामिद निकाफा। बस चल यार, यहाँ आएगा ना तो हमसे ही उधार ना मांग ले। चल चल निकलते हैं। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 340 के तहत अगर कोई शख्स किसी की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद करके उसे जबरन मबहूस रखता है तो उसे सेक्शन 341 के तहत 1 माह की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है, या सेक्शन 342 के तहत 1 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी। जानता भी तू क्या कह रहा है? होश में तो है? कोई नशा करके तो नहीं आया? बाबर साहब, बराए मेहरबानी गिरबान छोड़िए मेरा। मैं गरीब जरूर हूँ पर कमजोर नहीं। गिरबान छोड़िए मेरा। ले, छोड़ दिया। लेकिन अगर तुझे लगता है कि तेरी ये झूठी कहानियों पे मैं एतबार कर लूंगा तो गलत है। ये कहानी नहीं, हकीकत है। इसका सबूत है ये निकाहनामा, जिससे साबित होता है कि 4 माह पहले 23 अगस्त के दिन अंबर और मेरा निकाह हुआ था। मैं नहीं मानता ऐसे निकाहनामे को। वो मुझसे मोहब्बत करती है, शादी करना चाहती है मुझसे। अगर वो वाकई ऐसा चाहती तो निकाह पर दस्तखत ही क्यों करती? मैंने तो निकाह की खुशी में मोहल्ले वालों की दावत भी की थी। इसका सबूत है ये कार्ड। और उसके घर वालों ने वादा किया था कि नया साल शुरू होते ही वो रुखसती कर देंगे। झूठ है, झूठ है, झूठ है ये सब। यही सच है और आपके लिए यही बेहतर होगा कि जल्द से जल्द इसे तस्लीम कर लें। अंबर मेरी बीवी है और यही हकीकत है। झूठ है बाबा, ये सब इल्जाम है मुझ पर। निकाहनामा झूठा है, ये तुम क्यों नहीं समझ रहे? ना तो वो निकाहनामा झूठा है और ना ही उस पर मौजूद दस्तखत। झूठी तुम हो, तुम्हारा पूरा खानदान है। और ये जो तुम्हारा बाप है ना, ये फ्रॉड है, फ्रॉड, जिसे गबन के इल्जाम की वजह से मुलाजमत से निकाल दिया गया है। बस एक लफ्ज और कहा ना मेरे बाबा के बारे में तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। अरे किस किस की जबान पकड़ोगे तुम? पूरी दुनिया तुम लोगों पर हंस रही है। मेरी माँ ठीक कहती थी, मैंने ही तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। बेटे तुम समझ क्यों नहीं रहे हमारी बात को? हमारा आकिल से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो बस घर आया करता था और घर के छोटे मोटे काम करके चला जाता है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक और झूठ। अरे कोई भी शख्स गैरों के घर काम करने नहीं आता। वो जब आता है जब उसे इस घर का हिस्सा बनना होता है, जो आप लोगों ने आकिल को बनाया और अपनी बेटी की शादी करवा दी उसके साथ। और अब इस निकाह के बाद एक और निकाह करवा के आप लोग मुझे गुनहगार बना रहे थे। अरे वो निकाहनामा जाली है और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कैसे समझाएं हम तुम्हें? तो क्या ये कार्ड भी जाली है? अरे सच तो ये है कि आप लोगों ने मेरी ही नहीं बल्कि पूरे माशरे में अपनी इज्जत खो दी है, जो अब इस दुनिया की कोई भी कुव्वत बहाल नहीं कर सकती। बाबर, बाबर मेरी बात तो सुनो। बाबर कहाँ जा रहे हो? अम्मी, मामा से रोके ना। बाबर मेरी बात तो सुनते जाओ। मामा, उस आकिल के बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगा। वाह, अरे क्यों अपनी बहन की इज्जत का तमाशा बनाना चाहते हो पूरे मोहल्ले में? ये लड़ाई झगड़ा ये सब हम शरीफों के काम नहीं है बेटा। और क्या करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? नहीं, हम लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे हम। आप क्यों परेशान हो रहे हैं महबूब? वैसे ही आपकी इतनी तबीयत खराब है। मुझे संभालना छोड़ो, मेरी इस बच्ची को संभालो। ये शदीद सदमे में है। आप कहाँ जा रहे हैं? वकील के पास, अपनी बच्ची को इंसाफ दिलवाने। महबूब साहब, आपके कहने का मतलब है ये निकाहनामा, ये शादी कार्ड, गवाहान के दस्तखत,
सब झूठ है। 100% झूठ। ये तमाम दस्तावेजात जाली हैं। देखिए, हम इतनी आसानी से इसे रद्द नहीं कर सकते। निकाह ख्वां था, गवाहान थे, और इन डॉक्यूमेंट्स को बाकायदा रजिस्टर्ड किया गया है, जिस पर आप और आपकी बेटी के दुरुस्त शनाख्ती का नंबर दर्ज है। वकील साहब, ना तो मैं निकाह ख्वां को जानता हूँ, ना ही गवाहान को, और जहाँ तक हमारी मालूमात के इंदराज का ताल्लुक़ है, उस लड़के का हमारे यहाँ खासा आना जाना था। मुमकिन है उसी ने अपने मफादात के लिए हमारा डेटा हासिल किया हो। मुझे ये बताएं कि उस लड़के आकिल का मुसलसल आपके यहाँ आना जाना क्यों था? क्या वजह थी उसके पीछे? वजह मेरी शिकस्तगी थी वकील साहब। मैंने शिकस्त तस्लीम कर ली थी। हार गया था मैं। इस सरमायादाराना निज़ाम के आगे अपना सर झुका दिया था मैंने। शायद इसीलिए साने पेश आया। मगर अब मैं मज़ीद अपना सर झुका के नहीं जी सकता। मैं इस फराड़ी शख्स के ख़िलाफ़ केस दर्ज कराना चाहता हूँ। देखिए, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं इस निकाहनामे और आकिल के दावे की तफ्तीश कर लूँ, फिर देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। वकील साहब, आप चाहे जिस दावे से भी तफ्तीश कर लें, मेरी बेटी आपको बेगुनाह मिलेगी। ये एक बाप के अल्फाज हैं। अरे, आप किन सोचों में गुम बैठे? ये ले, मैं आपके लिए चाय बना के लाई हूँ। बच्चे कहाँ गए? बच्चे मामू के घर गए। बहुत प्यारे लग रहे थे बच्चे आज। नए कपड़े पहने, बिल्कुल चांद लग रहे थे बच्चे मेरे। बेचारे, इतने टाइम बाद तो मैंने उनके चेहरे पे खुशी देखी है। अच्छा, आप चाय पिए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज तबीयत कुछ भारी भारी लग रही है। बिल्किस, ये 2000 रुपये तुम भी रखो, एक जोड़ा बना लेना। बहुत अरसा हुआ तुमने कोई जोड़ा नहीं बनाया। अच्छा, वो मैं आपसे कह रही थी कि पता नहीं मैं गुस्से में आपको क्या क्या कह देती हूँ। आप मेरी बातों का बुरा तो नहीं मानते ना? मैं आपसे कह रही हूँ, आप सुन रहे मेरी बात? हाँ हाँ, नहीं ठीक है। अब चाय पिए, चाय में मक्खी गिर जाएगी। बज़ाहिर तो इस निकाहनामे में कोई खामी नज़र नहीं आती, लेकिन ज़रा गौर से देखने पे कई सवालात खड़े हो जाते हैं। सवालात? किस किस्म के सवालात? जैसे ये दुल्हन के दस्तखत और इन डॉक्यूमेंट्स पे मौजूद दस्तखत दोनों मुख्तलिफ हैं। इनमें फ़्लो नज़र नहीं आता। हाँ, मगर मामूली फ़र्क की बुनियाद पर हम इसको मशकूक ठहरा सकते हैं। देखो, शुबहात का मामला यहीं ख़त्म नहीं होता। सिर्फ ये सिग्नेचर डिफ़र ही नहीं है, हक महर की रकम जो कि सिर्फ 5000 रुपये। आम तौर पर शरई हक महर रखा जाता है या फिर उससे मसावी रकम तय की जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। और 5000 रुपये किसी भी तरह से महबूब के बैकग्राउंड को लागा नहीं खाते। इस नुक्ते में वजन है। अच्छा, तुम मुझे कुछ फ़ोन पे बता रहे थे गवान का? हाँ, वो मैंने शनाख्ती कार्ड नंबर की मदद से गवान का डाटा रिकॉर्ड चेक किया। उसमें कोई भी पुख्ता उम्र शख्स नज़र नहीं आता। जितने भी गवान हैं उनकी उम्र 22 से 28 साल के दरमियान है, और उनके एड्रेस भी उसी मोहल्ले के हैं। इसका मतलब ये लड़के के या तो दोस्त हैं या फिर रिश्तेदार। यानी लड़की वालों की तरफ से कोई गवाह शामिल नहीं हुआ। अब तो मामला काफ़ी मशकूक हो जाता है। और इस मशकूक मामले की गुत्थी उसी मोहल्ले से सुलझेगी। ओहो, हट जाओ भाई, हट जाओ। साले साहब आ रहे हैं। हाँ हाँ, अनीस मुन्ना कैसे हैं? अरे इतनी अकड़ और इतनी गर्मी भाई को। यार देखो, इतना ना गौर से मत देखो, हम लोगों को डर लग रहा है। अरे यार, एक बात बताऊं मैं, लड़की का भाई ना दरवाज़ा रुकवाई रस्म में 15-20 हज़ार तो ऐसे ही अंट लेता है, और हमारे अनीस मुन्ना 2-2 बार ये वाली रस्म करेंगे, 2-2 बार गारंटीड के साथ। यानी लड़का एक ही झटके में 25 से 30 हज़ार रुपये कमा लेगा। करेक्ट। क्या बात बोली? तू बात किसके बारे में कर रहा है? तुझे पता भी है? ज़ुबान खींच लूंगा तेरी। अबे ओए, ये मत भूल के ये मोहल्ला हमारा है। गिरेबान छोड़,
छोड़ गिरेबान। मोहल्ला तुम्हारा है तो बदमाशी करोगे? ओ इधर मिस्टर, थोड़ा अपने लेवल में रह के बात कर, समझ रहा है? मुझे पता नहीं कि हम लोग कौन है, ठीक है? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या जो करेंगे तेरे को सब पता लग जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ इसका शायद तुझे अंदाजा नहीं है। बॉस, लगता है इसको अपनी ताकत का नजारा दिखाया जाए। अबे तुम कर क्या लो? इधर देख। ओए, क्या कर रहे हो? छोड़ो इसको, छोड़ो, मैं कहता हूँ छोड़ो, हटो, जाने दो इसको। छोड़ो यार। मैं अभी आकिल, अपने साले को समझा, इसको बोल हमारे मुंह ना लगे, वरना इसका वो हाल करेंगे कि इसको नानी याद आ जाएगी। समझा? मैं समझा लूंगा इसको, तुम लोग जाओ। चल। अनीस, अनीस उड़ यार। दूर रहियो हमसे, मैं बता रहा हूँ हम तेरे को। चला जा। दूर रहियो हमसे। क्या हुआ? लगी तो नहीं? ठीक है ना? छोड़ दो। रियलिटी दिखानी। पाकिस्तान पीनल कोड की शिक नंबर 424 के तहत अगर कोई शख्स बेईमानी या धोखाधड़ी से अपनी या किसी और की जायदाद छुपाता है या बेईमानी से या धोखाधड़ी से छुपाने या हटाने की मावनत करता है, ऐसे शख्स को 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। अब क्यों टुस में भारी हो बैठी भी? मैंने कितना समझाया तुमने कि अपने अतवार बदलो, मगर तुम्हें तो मॉडर्न बनने का शौक था। अरे जैसा देश वैसा भेष इख्तियार करने में ही भलाई होती है। देख लिया अपनी जिद का नतीजा। अम्बर, तुम्हारी जिद ने हमें जिल्लत और तबाही के रास्ते में लाके खड़ा कर दिया है। आप मुझे क्यों कोस रही हैं? इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं नहीं मेरा बच्चा, तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर तो मेरा है और तुम्हारे उस बाप का जो जिंदा लाश बना पड़ा हुआ है। मेरी कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? एक तरीका है, तू एक काम कर, तू आकिल से खुला ले ले, जान छूटे हमारी इस अजाब से। क्या खुला? अच्छा, खुला ले लूं मैं, ताकि लोगों को लगे कि हमने ये रिश्ता तस्लीम कर लिया है। मामा, मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। और जो निकाह हुआ ही नहीं है उसका खुला कैसा? तू क्यों मर जाएगी? तू मुझे भी जहर दे दे और अपने बाप को भी। मर क्यों नहीं जाते हम लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंसार भाई आप ही का नाम है? जी जी, मेरा ही नाम अंसार है। कहीं क्या चाहिए? आपसे थोड़ी मदद दरकार थी। ये महमूद साहब का नाम सुना है आपने? इनके बारे में कुछ जानते हैं? जी भाई, उनके घर का राशन हमारे यहाँ से तो जाता है, अच्छे ख़ानदान से हैं, बस उनको तो हालात ने यहाँ ला पटका। इनकी बेटी की शादी का क्या मामला? सुना बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया था। अरे भाई क्या बताऊँ आपको, जितने मुंह उतनी बातें। लोगों को तो शुगर मेला चाहिए होता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, दूल्हा ने पहले मोहल्ले के लिए एक दावत रखी थी, ये उस दावत का कार्ड है। ये आपने पहले कभी देखा है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं देखा मैंने, और ना ही कोई ऐसी दावत हुई है। 20 साल से दुकान है यहाँ पर, परिंदा भी पर मारे तो खबर हो जाती है। अच्छा, और ये लड़का आकिल कैसा लड़का है? बहुत अच्छा बाप था इसका, जल्दी चला गया दुनिया से। लड़का पूरी सोबत में पड़ गया और फिर बिगड़ता ही चला गया। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कितना समझाया तुमने कि अपने अतवार बदलो, मगर तुम्हें तो मॉडर्न बनने का शौक था। अम्मा, तुम्हारी जिद ने हमें जिल्लत और तबाही के रास्ते में लाके खड़ा कर दिया है। हेलो। हेलो, महबूब साहब। जी, पापा तो सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे बता दें। हो, अच्छा अच्छा, मैं एडवोकेट शहरियार बात कर रहा हूँ।
आप अंबर बोल रही हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल वही बदनसीब अंबर हूँ जिसका आप केस लड़ रहे हैं। मुझे यकीन है आप भी मेरी तरह जल्द हार मान लेंगे और मुझसे कहेंगे कि आप खुला के लिए अप्लाई कर दें और समझौता कर लें। इसमें ही आपकी भलाई है ना? जी देखिए, मैं आपको मशवरा तो देना चाहता हूँ लेकिन समझौते का नहीं। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करें। जिसने भी आपके साथ ज्यादती की है ना, अब उसे सज़ा दिलवाने का वक्त आ गया है। क्या मतलब नाइंसाफ़ी? मैं कुछ समझी नहीं। क्या वो निकाहनामा जाली साबित हो गया? निकाहनामा जाली है? क्या बात कर रहे हैं साहब आप? मैंने खुद निकाह पढ़ाया। अच्छा, कहाँ पढ़ाया था ये निकाह? लड़की के घर पे और कहाँ पे? तो क्या उसके रिश्तेदार भी वहाँ मौजूद थे? मिसाल के तौर पर मामू, चचा वगैरह? जी सब मौजूद थे, उनके सामने ही निकाह हुआ है। तो फिर वहाँ से कोई लड़की के गवाह में शरीक क्यों नहीं हुआ? आकिल के लफंगे दोस्तों को ही क्यों लड़की के गवाह में शरीक होना पड़ा? दरअसल याद है सर, उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं थे ना, मजबूरन उनको डालना पड़ा सर। देखो, मसला शनाख्ती कार्ड का नहीं है, मसला निकाहनामा का है, और ये निकाहनामा है जाली। यहाँ हुआ है फ्रॉड और आप इस फ्रॉड में बराबर के शरीक हो। देखिए वकील साहब, आप एक शरीफ आदमी पे इस तरह इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। निकाह बाकायदा रजिस्टर्ड हुआ है। अच्छा, कब हुआ था ये रजिस्टर्ड? 28 अगस्त को रजिस्टर्ड हुआ है और 23 अगस्त को मैंने निकाह पढ़ाया था। 28 को ही मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दी। अच्छा, तो ये रजिस्ट्रेशन तुम्हारे सामने हुई है? जी सर, सारी कार्रवाई मेरे सामने हुई है, मैंने खुद करवाई, मोहर लगी उस पर, आप देख सकते हैं। और इसी मोहर ने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया है। 28 अगस्त को था इतवार। ये मोहर चीख चीख के कह रही है कि तुमने इस बदमाश आकिल के साथ मिलकर निकाहनामा बनाया है। अब अपना गुनाह कबूल करते हो, अभी हवालात की हवा लगाएं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे इस झूठ की वजह से एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। बता सच क्या है, बोल। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई साहब। मैं अपनी गुर्बत के हाथों मजबूर हो गया था साहब, और मजबूरी का सारा फायदा इसने उठाया था। अस्सलाम वालेकुम अंसार भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमद भाई कैसे हैं? खैर हैं? कैसे आना हुआ? भाई थोड़ा राशन उधार मिल जाएगा? अहमद भाई मुझे माफ़ करें, मैं मज़ीद उधार नहीं दे सकता आपको। कुछ खुद ख्याल किया करें, आपने पिछले पैसे भी नहीं दिए, अब मैं कितना दूँ आपको? मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं अहमद भाई, कुछ ख्याल करें हमारा भी। मैं मज़ीद उधार नहीं दे सकता आपको, माफ़ करें मुझे। अरे मौलाना साहब, क्या हुआ? राशन नहीं लिया? अंसार भाई ने मज़ीद उधार देने के लिए मना कर दिया है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अच्छा, कितने पैसे चाहिए आपको? 1500 रुपये। चले आप मेरे साथ चलें, आइए। 1500 बस? अगर मैं आपको 25,000 रुपये दूं तो फिर बदले में आपको मेरे एक छोटा सा काम करना होगा। 25,000 रुपये? ये तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मुझे करना क्या होगा? कुछ खास नहीं, बस एक निकाहनामा बनवाना है, मेरा और महबूब साहब की बेटी अंबर का निकाहनामा। कब हुआ ये निकाह? अरे मेरे भोले बादशाह, निकाह हुआ नहीं है, मगर एक बार निकाहनामा बन गया ना तो फिर महबूब अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने पर मजबूर हो जाएगा। जाली निकाहनामा? नहीं बाबा नहीं, मैं ये सब काम नहीं करता, मुझे तो माफ़ कर दो, बहुत माजरत। सही है, मैं किसी और से करवा लूँगा। मैं तो बस आपकी मदद करना चाह रहा था। सोचें 25,000 से आप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ खरीद सकते हैं, सोचें ज़रा। बाकी मर्जी है आपकी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे इस लालच ने उस लड़की और उसके खानदान को कितना नुकसान पहुंचाया? ओए आकिल, तुम कुछ बताओगे? तुम्हें भी फेंटी लगाए हम। हाँ, ये निकाहनामा जाली है। क्यों किया ये सब? क्या बिगाड़ा था उस मजलूम ने तुम्हारा? मोहब्बत करता था उससे, हासिल करना चाहता था उसे, और मैं ये भी जानता था कि ना तो मैं उसे काबिल कबूल और ना उसके घर वालों को, इसलिए मैंने ये चाल चली। सोचा था अगर हासिल नहीं कर पाया तो तलाक के बस उसके घर वाले से 2-3 लाख हेंड लूँगा, मगर फिर अब पूरा सच दुनिया के सामने आ गया है। अब तुम दोनों जाना जेल में दाल गलाना।
ले जाओ उन दोनों को बंद कर दो। मुगला के दलाइल पेश करदा शवाहिद का जायजा लेने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम आकिल और हामिद जालसाजी और जाली दस्तावेजात बनाने जैसे जराइम के मुर्तकिब हुए हैं। लिहाजा यह अदालत उन्हें ज़ेर दफ़ा 465 और ज़ेर दफ़ा 468 के तहत दोनों मुल्जिमान को 7 साल कैद और मुबलिग 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।